VCA भी हो। जी क्या कह रही हैं? बोरिंग नहीं है, बड़ा मजे का ड्रामा है। अच्छा जी, हमारी बात चल रही है जनाब, किसके ऊपर थे हम लोग? ट्रेजेडी के पॉइंट के ऊपर थे, ठीक है। आखिर ये हमारी एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी से बात करती है, या अगर हम ट्रेजेडी पे ही बात करते हैं तो क्या ये वैसे पॉइंट्स हमें देती है? वैसे तो हमने ट्रेजेडी की अपनी ही एक डेफिनेशन बनाई हुई है ना, कि एरिस्टोटल ने कहा था अमीर बंदा होना चाहिए, और वो उस बंदे के अंदर कुछ ऐसी बात हो कि उसे यकलहत गुस्सा आ जाए, वो बंदा प्रोमिनेंट हो अपने सोसाइटी के अंदर, और वो बंदा मेल होना चाहिए। मेल और फीमेल पे वैसे उसने इतना जोर नहीं दिया है, लेकिन ज्यादातर उनकी जो ज्यादा इडिपस की ट्रेजेडी और उससे पहले जो लोग ग्रीक चलते थे तो वो ऐसी ही ट्रेजेडीज बनाते थे ना आदमियों के साथ ही। लिहाजा इस ट्रेजेडी के अंदर हमें जो हमारी हीरोइन नजर आ रही है वो अपनी मौत बजाते खुद मर जाती है। बात हम यहाँ लेके चल रहे थे कि वो चाहती तो ये थी कि लोगों की किस्मतों पे काबू पाए, लेकिन वो अपनी किस्मत पे ही काबू नहीं पा पाती और अपनी मौत खुद मर जाती है। उसको कहती है कि जाओ और जाके खूबसूरत मौत लो, लेकिन उसे खुद ये मौत अटेम्प्ट करना पड़ सकती है, बैकफायर हो जाता है, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है शी हैज टू डाई, उसको मारना पड़ता है अपने आप को, अपने आप को अपने आप यानी खुदकुशी करके मरती है। हालांकि लव को कह रही होती है कि जाके खूबसूरत मौत ले लो, और उसे अपना पेस्टल दे देती है, और ये पेस्टल्स का पेयर होता है। ये दो पेस्टल्स होती है, जैसे हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स होता है ना, ऐसा ज्वेलरी बॉक्स होता है जिसके अंदर पेस्टल्स पड़ी होती हैं। और ये सेकंड एक्ट में इसी पेस्टल के साथ ना जज ब्रैक को डराती है, जब वो पिछले दरवाजे से अंदर आता है ना उसके एक्ट के स्टार्टिंग के सीन में, तो ये तैयार हो रही होती है कि शायद आज कोई फंक्शन वगैरह हो तो कोई मुझसे, जैसे अमीरों की पार्टीज होती हैं कि भाई मैं हनीमून से वापस आई हूँ तो पार्टी रखी है, गरीबों ने कहाँ पार्टी रखनी थी। ये बड़ी तैयारी श्यारी करके बैठती है, सज बन के बैठ रही होती है, तो पीछे से जज फलांग के आ जाता है पिछली दीवार, तो उस पर बंदूक तान लेती है कि तुम पीछे से आए हो, पिछली दीवार से फलांग के आ रहे हो। तो वो कहता है क्या करूं, मेरी तो आदत ही ऐसी गंदी है, पीछे से ही फलांगने आना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो एक हीरो तो होता ही है लेकिन साथ वो विलन नेचर रखता है ना अपनी। अब ये वहां पर पिस्तौल वो प्यार से इसके हाथ, और ये शूट कर देती है, हवाई फायर भी करती है। सबसे बड़ी बात ये कि हवा में फायर कर देती है, और वो कहता है तुम पागल तो नहीं हो गई, तुमने गोली ही चला दी। लेकिन एलियट लवबर्ग पे तो ये हवा में भी गोली नहीं चलाती है, उस पे ये हवा में भी शूट नहीं करती, उसे सिर्फ धमकाती है। क्योंकि उस वक्त अगर ये शूट भी करती तो ये घर में थी, ये अब्बा के पास थी, बंदूक की आवाज सुन के भी बाप आ सकता था कि किस पे गोली चलाई, क्यों चलाई। अब चूंकि शादी हो चुकी है, पता यहाँ ना कोई सास है, ना कोई ससुर, ना कोई नंद, ना कोई देवर, तो अपना ही घर है जनाब। और चूंकि बैक साइड पे गोली चलाई तो गोली भी बाहर गई, किसी को पता भी नहीं, हस्बैंड ने भी काउंट नहीं करना, हस्बैंड इतने एब्सेंट माइंडेड, उसे पता ही नहीं कितनी गोलियां डाली थी बंदूक में, कितनी नहीं डाली थी, लेकिन ये उसको भी डराती है। अब जनाब मरना इसे खुद पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि लवबर्ग जो है ना डज नॉट कमिट सुसाइड, वो नहीं मरता है कमिटेड सुसाइड करके, रेदर इसके बजाय क्या होता है, वो मरता है एक इंजरी से। उसे अब ये इंजरी कैसे आ जाती है, एलियट लवबर्ग चला जाता है उधर, जब वो अपना मसवदा खो देता है ना, तो वो कहता है जज ब्रेक के घर में वो तवाइफ भी आई हुई थी, मैडम मोजाइल भी आई हुई थी, उसके साथ जिंदे भी आए हुए थे, तो लगता है उन्होंने मेरा मैन्युस्क्रिप्ट से चुरा लिया है। इसकी वजह से ये जब इसके पास आता है तो शक करता है कि क्योंकि इसे टेस्टमेंट पे तो शक नहीं होता ना, जज ब्रेक पे शक होता है, इसको शक पड़ता है उससे सजिंदों पे और उस तवाइफ के ऊपर के शायद वो चुरा के ले गई है। इसको कहता है कि मैं अब उधर जा रहा हूँ और हेड है उससे जाके मैंने निकलवाना है। फिर ये बंदूक देती है ना उसे कि जाओ जाके लड़ो झगड़ो फसादी बनो, जैसे तुम पहले लड़ाका मशहूर थे, अब भी तुम्हें वैसे ही लड़ाइयां करनी चाहिए, और जाके जनाब खथियाओ उनसे अपना मैन्युस्क्रिप्ट। तब वो जाता है, और जब वो दोनों गुत्थम गुत्था हो रही होती है ना, लड़ाई हो रही थी, ये बंदूक उस पर तान लेता है ना, तवाइफ के ऊपर बंदूक तान लेता है, तवाइफ के साथ ही बीच में आ जाते हैं। जैसे वहां पर अगर मैं प्राण की बात कर रही थी, प्राण जज ब्रैक, तो वहां प्रेम चोपड़ा उसका साथी होता है तवाइफ का। अब वो सेंटर भी आके तो वो जब गुत्थम गुत्था होते हैं तो हाथ में बंदूक तो इसकी ऑलरेडी होती है, वो बंदूक इसी को लग जाती है, इसी के शेमफुल पोर्शन के ऊपर लग जाती है, क्योंकि वो दोनों ने बंदूक पकड़ी होती है, बंदूक का नीचे मुंह करो, आपने फिल्मों में अक्सर सीन देखा होता, उस इंजरी के अंदर ये मारा जाता है। पहले जज ब्रेक आके इसे बताता नहीं है कि वो कैसे मरा है, लास्ट सीन में वो उसे कहता है भी हाँ मर गया एलियट लवबर्ग, ये कहती है हाँ ठीक हो गया, बातें करती है उसने मरना ही था, उसने ऐसे ही करना था, कि अपने आप से बातें कर रही थी। जज नोट कर रहा होता है कि यार कर क्या रही है। अगर आप टेक्स्ट पढ़े ना उसका तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, और चैनल पे भी मैंने डाला हुआ है, उसको निकाल कर सुने, बड़े मजे के टेक्स्ट है। उसको हैर गया अपने मुंह में बातें करती रहती है, जज को शक हो जाता है, उसे फिर वो सारे अंदर चले जाते हैं, फिर वो उसे बताता है कि उसने कोई सुसाइड नहीं की है,
वो हादसे में मारा गया, और मरा भी ऐसी बुरी जगह पर, उसको गोली लगी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर ये कहती है हाय ये तो बड़ी बुरी ही मजाक का अंगेज बात है, ये रिडिकुलस है, जिसको मैं छूती हूँ वैसा रिडिकुलस क्यों हो जाता है। फिर जज से कहता है कि हाँ बंदूक तो तुम्ही ने दी थी ना, मैंने देखी वो पिस्तौल तुम्हारे हाथ में, एक्ट 2 में ऑलरेडी देख रहा होता है, और एक्ट 4 में वो इसको याद ही होती है सारी चीजें। ड्रामा ही 2 दिन का है, एक दिन शुरू हुआ है, एक रात गुजारी है इसने, दूसरी रात ये मर जाती है। 2 दिन में उन्होंने कहानी पूरी कर दी। और ये भी ट्रेजेडी की एक खूबी होती थी कि ट्रेजेडी का एक ही मकाम होगा, जैसे वो एरिस्टोटल कहता है ना कि ट्रेजेडी जहां शुरू हुई है वहीं पर खत्म करनी है, उस मकाम से आपने हिलना नहीं है। तो क्योंकि वो होते थे ना, एपिक होती थी, एपिक लंबी होती थी, तो उसमें आप घूम के उधर चले जाते थे, घूम के उधर चले जाते थे, एपिक को लंबा कर देते थे, पिछला बैकग्राउंड चेंज कर देते थे। लेकिन उसने कहा था कि ट्रेजेडी को आपने उसी पॉइंट पे खत्म करना है, 24 वो एक सूरज के अंदर, जिसे कहते हैं ना 24 घंटों के अंदर ट्रेजेडी खत्म करते हैं। इसका ये भी एक पॉइंट है कि ये जल्दी खत्म हो जाती है ट्रेजेडी। ब्रेक क्या करता है, मैनिपुलेट्स करता है इस सिचुएशन के ऊपर। वो चाहता है कि हैडा को अपनी उंगलियों पे नचाए, हैडा की अगेंस्ट सिचुएशन बन जाती है, वो उसे फोर्स करता है कि वो उसके आगे हथियार डाल दे। उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करने में तैयार हूँ, मैं मुंह खोलूंगा तो तुम पकड़ी जाओगी ना, मैं मुंह नहीं खोलूंगा तो तुम कभी पकड़ी नहीं जाओगी, लेकिन इसके बदले में मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात बनाओ, जैसे अक्सर मैं आप दूसरी औरतों से बनाता रहता हूँ। यहाँ पर भी हैडा है कि प्योर लेडी साबित होती है, वो कहती है इसके साथ ताल्लुकात बनाने से बेहतर है मैं मर ना जाऊं। तो फिर हैडा हमारी जो है ना, मैं उसको नहीं समझती कि वो एक बुरी नेचर की खातून है। हाँ वो अमीर होती है, वो चाहती है कि अच्छा अपना बैकग्राउंड रखे, अच्छी अपना फ्यूचर रखे, अच्छा अपना रख रखाव रखे, लेकिन वो अपने आप का सौदा नहीं करती है। शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एट ऑल, वो कभी भी कबूल नहीं कर सकती थी ये सब कुछ, लिहाजा वो लूज कर देती है अपनी पावर टू बी अ पपिट। वो कहती है नहीं बनूंगी पपिट जब ब्रेक तुम्हारे हाथों के अंदर, और फाइनली किल्स हर साल। इसीलिए वो अपने आप को कत्ल कर देती है, क्योंकि वो जज के हाथों कठपुतली नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि जज ने उसे कहा था कि बंदूक मैंने ही देखी है, मेरे पास ही पड़ी है, मैंने ही फैसला करना है, तो बेहतर है कि तुम मान जाओ मेरी बात। और जज की नीयत को वो पहले से ही जानती थी, और से वो कहा कहती थी, इसे कहती थी तुम गोबर में रखे हुए कुकर हो, तुम एक वो कुकर हो जिसका पाँव हमेशा गोबर के अंदर होता है। यानी इसको पहले से ही वो अच्छी नेचर का नहीं समझती थी, लेकिन इससे बातचीत कर लेती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसको मैंने जवाब कैसे देना, कि मेरी कौन सी कोई कमजोरी है इसके हाथ में। अब लग गई थी उसकी कमजोरी इसके हाथ में। लिहाजा हमारे प्ले में इब्सन ने हमें क्रिएटेड करके दे दी है एक विविड पिक्चर एक ऐसी खातून की जो कि क्या है जनाब, सोशली टॉर्चर्ड है। ये क्या है, समाज ने, जैसे कहते हैं ना, माशरे ने उसको बड़े जख्म दिए हैं, और माशरा अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। माशरे के कुछ कैरेक्टर्स ने उसको दुख दिए, कुछ कैरेक्टर ने उसको परेशानियां दी। यानी टॉर्चर यही था कि उसके हस्बैंड के पास जाती थी तो हस्बैंड जो है 6 महीने हनीमून पर तो ले गया था इसे, लेकिन उसको भी इससे कोई इतनी खूबसूरती की इसकी तारीफें करना नहीं आती थी, इसके साथ टाइम गुजारना नहीं आता था। वो टाइम भी कैसे गुजारता, वो तो रोजगार की तलाश में लगा रहता था ना। तो ये माशरती तौर पर टॉर्चर होती रहती है। जो जिसके पास पैसा होता है उसके पास अच्छी रख रखाव की मशहूरी नहीं होती, क्योंकि अगर एलियट से शादी कर लेती तो क्या था, कर लेती एलियट से शादी, लेकिन वो मशहूर नहीं था जनाब इस मामले में। वो शराबी, कबाबी, जवारी, यार इस किस्म की मशहूरी थी उसकी। अब जिससे शादी की वो बंदा तो बड़ा अच्छे था, सारे कहते थे कि भाई पैर धो धो के पीने वाला हिसाब है इस बंदे का, इसका तो करेक्टर ही बड़ा अच्छा है, लेकिन दौलत नहीं थी उसके पास। जज के पास दोनों ही चीजें थी, लेकिन जज को बीवी रखना नहीं आती थी, उसको जिसे कहते हैं ना कीप्स रखना आती थी बस। लिहाजा इसने माशरे ने इसे इस तरह से टॉर्चर कर दिया था। इवेंचुअली हम देखते हैं कि जनाब ये सारी चीजें जो होती हैं उसकी रहनुमाई करती हैं और उसका ट्रेजिक एंड का बायस बन जाती हैं। लिहाजा जो लिटरेरी टेक्निक्स यूज की गई हैं वो ट्रेजिक एलिमेंट्स की ही यूज की गई हैं। इब्सन ने क्रिएट किया है एक मास्टरपीस जो कि एक ट्रेजिक है। यहाँ पर याद रखिएगा कोटेशंस आपको कोई नहीं इसने दी, लेकिन आपको कोटेशंस जो ऊपर मिली हैं, जो अभी हमारे सामने जज ब्रेक ने, उसने एलियट लवबर्ग ने 2 कोटेशंस की हैं, और एक आधी कोटेशंस आप जज ब्रेक की निकालें, आपको एक्ट 4 में से मिल जाएंगी। लास्ट एक्ट की कोटेशन से सेट करें, हैडा के जवाब की कोटेशंस निकालें, हैडा ने जब उससे इनकार किया तो हैडा ने क्या कह के इनकार किया। हैडा की लास्ट कोटेशन बड़ी प्रोमिनेंट है, जहां पर वो खुदकुशी से पहले इसको कह के जाती है कि मरना कबूल कर लूंगी लेकिन तुम्हारे आगे झुकना कबूल नहीं करूंगी। वो कोटेशन आपने निकालनी है। हैडा के किरदार में वो कोटेशन हर हाल में आनी है, क्योंकि वो बताएगी कि हैडा कितनी मजबूत औरत थी। उसने मौत से खौफ नहीं था, उसे खौफ था दुनिया के, वो जैसे कहते हैं ना, वो प्यार, थप्पड़ से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। ये हैडा का वो हाल था हमारा। चलें जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं मुझे।